गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक वीडियो लेके आए हैं अगला वाला। 3-4 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अगला जो हमारा वीडियो है वो आज, जैसे हमने राज्यपाल पढ़ा था, तो राज्यपाल से अगला होगा हमारा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद जो है हम अगला कोई टॉपिक लेंगे। तो मुख्यमंत्री पे जो है स्टूडेंट आज हम चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, इस पे आज हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा जो बात हम यही करेंगे कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण स्टूडेंट जो स्थिति होती है वो हमारे प्रधानमंत्री जैसी ही होती है। यदि हम तुलनात्मक रूप से कहें कि प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री राज्य में, जैसे हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना की थी कि राष्ट्रपति जो केंद्र में करता है कुछ अंतर होता है, वही चीज़ें क्या है राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारे यहाँ पे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और ये संसदीय शासन प्रणाली ऐसे है नहीं कि वो केंद्र में ही होगी, वो राज्य में भी है, दोनों जगह पे ही हमारी संसदीय शासन प्रणाली है। और इस शासन प्रणाली का मेन उद्देश्य क्या होता है, इस शासन प्रणाली में होता है कि एक नाम मात्र का मुखिया होता है, एक वास्तविक मुखिया होता है, ठीक है, एक राष्ट्र का मुखिया होता है, एक शासकीय मुखिया होता है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जो हमारा नाम मात्र का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, वास्तविक मुखिया और राज्य का होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यदि हम बात करें सरकार के मुखिया की, तो सरकार का मुखिया जो है केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री, और यदि राज्य की बात करें तो कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसी पर से यानी मैंने आपको एक बताया है इसका उदाहरण देके कि यदि हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो तुलना के आधार पर स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि किस तरह से उसकी वास्तविक स्थिति होती है। राष्ट्रपति किस तरह से जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तव में सारे कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो वैसे ही राज्य में संवैधानिक प्रधान तो किसको मानेंगे हम, संवैधानिक प्रधान जो होगा वो राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तव में जो प्रधान होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। अब इस स्थिति में स्टूडेंट्स जैसे हम बात करें कि उसकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, तो नियुक्ति के लिए जो है मुख्यमंत्री के लिए जो है कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो है वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं दी गई है। नियुक्ति के संबंध में कहा गया है अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल करता है। तो यानी नियुक्ति के संबंध में बस एक ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कोई विशेष प्रोसेस इसमें नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि एक विशेष निर्वाचन मंडल घोषित किया जाता है, इस तरह का यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल नियुक्ति करता है तो राज्यपाल ऐसे तो है नहीं को बिल्कुल फ्री है कि किसी की भी नियुक्ति कर देगा, किसी को भी उठा लाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे हमारे संविधान में कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है कि बहुमत दल के नेता को ही जो है वो राज्यपाल नियुक्त करे, लेकिन ऐसी परंपरा स्टूडेंट्स हो चुकी है कि राज्यपाल जो है वो बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यानी जिसको बहुमत मिलता है उसी को नियुक्ति जो है वो देता है। इसके अलावा उसके पास कुछ ऑप्शंस की शक्तियों का उपयोग कर लेता है। यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो गठबंधन की सरकार हो या फिर त्रिशंकु सरकार हो, उनमें क्या होगा कि राज्यपाल जो है अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब एक चीज़ आती है कि यदि मुख्यमंत्री किसी को भी नियुक्त कर देता है तो क्या विधानमंडल का सदस्य वो होना चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट एक ये है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो वो मुख्यमंत्री जब नियुक्त होता है तो उस समय जरूरी नहीं है कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, यानी वो विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उसके 6 महीने तक उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, या तो विधानसभा का चुनाव लड़े या विधान परिषद से कहीं भी नियुक्त होकर आए, नियुक्त होकर आए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो मुख्यमंत्री आगे 6 महीने के बाद उसे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा तो 6 महीने बाद उसको अपने पद से त्याग पत्र
देना होगा। तो चाहे मनोनीत होकर आए चाहे निर्वाचित होकर आए, जो है 6 महीने के अंदर उसे मनोनीत या निर्वाचित होना होता है। अब आगे बात आती है कि शपथ की शपथ में क्या है, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलाता है। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जो हमारा मुख्यमंत्री जो है वो जो शपथ लेता है वो लेता है मंत्री के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, मंत्री के रूप में शपथ लेता है। उसके बाद आते हैं कार्यकाल। तो पहली बात तो यही है कि यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो आपको तुरंत देना है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो जो है वो निश्चित नहीं है। क्यों, आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे कि मुख्यमंत्री, पीछे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। कैसे निश्चित नहीं है? क्योंकि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी राज्यपाल जब तक चाहता है तब तक उसे जो हो अपने पद पर बना रहता है, यानी जब तक उसे विश्वास प्राप्त होता है अपने सदन में तब तक वो पद पर बना रहता है। और यदि विश्वास वो खो देता है तो क्या होगा, या तो स्वयं ही त्यागपत्र देगा, और यदि त्यागपत्र नहीं देता है तो इस स्थिति में क्या होगा, राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। तो ये स्थिति आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। वैसे 5 साल के लिए गवर्नमेंट निर्वाचित होती है, नियुक्त होती है, तो वो गवर्नमेंट के 5 साल जब तक रहेगी, जब तक वैसे तो क्या करता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, और यदि विश्वास प्राप्त होता है तब तक। यदि विश्वास नहीं होता है तो उसे स्वयं को त्यागपत्र देना होता है। यदि स्वयं त्यागपत्र नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में जो है उसे राज्यपाल बर्खास्त कर देगा। अब इसी में 1-2 चीज़ें और हैं, हम आर्टिकल भी देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं कि यदि 163 आर्टिकल हम देखते हैं तो 163 आर्टिकल में क्या दिया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद की क्या प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। दूसरा 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 167 में है कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, कर्तव्य दिए गए जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, यानी 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से सलाह से होती है, और सहायता और सलाह के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। अगला कुछ क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं, और वो है भी लेटेस्ट में कि जब गठबंधन की सरकार होती है, यानी 1-2 जो दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो वो सरकार कैसी होगी, उसमें मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी होगी। तो आपको मालूम है कि जब 2 या 3 दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसमें खींचतान की स्थिति होगी, तो उसमें क्या होगी, यानी मुख्यमंत्री के पद का ह्रास होता है। यानी मुख्यमंत्री जो है वो स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, वो प्रत्येक कार्य में उनके डिपेंड रहता है। इसलिए क्या होता है कि मुख्यमंत्री की शक्तियों का कुछ ह्रास होता है, उसके पद का कुछ ह्रास होता है ना। उसके साथ क्या है स्टूडेंट्स, उसके साथ है कि हमारी एक और परंपरा चल रही है। 1998 में क्या है कि यूपी में 2 सीएम नियुक्त करे गए थे। कौन कौन से थे, कल्याण सिंह और जगदम्बा पाल। यानी कल्याण सिंह भी उस समय मुख्यमंत्री थे, जगदम्बा पाल भी मुख्यमंत्री थे। और इससे बढ़ के यदि हम आगे चलते हैं तो जो है मेघालय जो है, यानी मेघालय में 2011 में 4 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 1 वास्तविक मुख्यमंत्री और 3 जो है वो जो है नाम मात्र के बना दिए गए थे। यानी 4 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, कि मुख्यमंत्री की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, क्या क्या कार्य हैं। तो आज मैं आपको जो आप शक्तियाँ आपने पढ़ी, क्योंकि 2-4 चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि वो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं कि वो राज्यपाल को कुछ बताता है या नियुक्ति के संबंध में, लेकिन आज मैंने आपको जो है इनका वर्गीकरण एक विस्तृत रूप से किया है। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्टूडेंट मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, कि मंत्रिपरिषद के संबंध में उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या शक्तियों को प्रयोग करते हैं। तो पहला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों की जो नियुक्ति है उसमें क्या करता है, सलाह देता है कि इन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगला है कि वो विभाग जो होते हैं उनका वितरण तो स्वयं ही करता है, और मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल करता है वो भी कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। यानी 2 काम तो उसके पर्सनल है कि एक विभागों का वितरण करना और जो है उनमें फेरबदल करना, वो कौन का, मुख्यमंत्री का अकेले का काम होता है। उसमें वो राज्यपाल को कोई सलाह मशवरा नहीं करता है।
उसके अलावा क्या होता है कि वो किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि वो त्यागपत्र नहीं देता है तो वो राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए भी सलाह दे सकता है। उसके बाद होती है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है, यही करते हैं यानी मुख्यमंत्री करता है। राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है उसका नेता कौन होता है, उसका नेता कौन बहुमत दल का नेता होता है और वो उसी के आधार पर यानी जो मंत्रिपरिषद जो पूरी है उसका नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यानी मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। या फिर आता है कि मंत्रियों की क्रिया और क्या क्या, तो मंत्रियों के जो कार्यकलाप होते हैं उनमें वो सहयोग करता है, उन्हें नियंत्रित करता है। क्या करता है, जो मंत्री होते हैं उनके कार्यों में क्या करता है, वो सहयोग करता है, नियंत्रित करता है, उन्हें मार्गदर्शित करता है और जो है यानी उनका पूरा सहयोग मंत्रियों का ये करता है। अगला है कि वो त्यागपत्र देकर संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको भी त्यागपत्र दिला सकता है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो सारा पूरा मंत्रिपरिषद जो है वही एक साथ चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्रिपरिषद एक साथ डूबता है और एक साथ तैरता है। तो डूबने और तैरने का मतलब यही हुआ कि जैसे ही वो त्यागपत्र देता है तो पूरा मंत्रिपरिषद उसके साथ ही चला जाता है। अगला है कि राज्यपाल के संबंध में, कि राज्यपाल के संबंध में उसके पास क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो राज्यपाल के संबंध में उसके पास शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक तो होती है कि वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संवाद का कार्य करता है कि किस तरह से जो है उनके बीच में संबंध बनाए जाएं। तो आगे देखते हैं हम राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं, किस किस तरह से की जाती हैं। यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कड़ी का कार्य करता है ये। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद जो हमारी है उस मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक संवाद कराता है या मुख्य के कड़ी का कार्य करता है। दूसरा है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी 166 जो 167 जो है उसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो हमने राज्यपाल के साथ पढ़े थे पीछे। उसके अलावा जो है कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति में भी ये सलाह देता है। कौन कौन सा अधिकारी, जैसे महान्यायवादी है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करना है, जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना, उसके सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी सलाह जिसमें जो है वो राज्यपाल को सलाह देता है। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स राज्य विधानमंडल, उसकी तीसरी शक्ति है। तो राज्य विधानमंडल में क्या क्या करता है कि राज्यपाल जैसे कोई सत्र बुलाता है उसे स्थगित करता है तो उसमें कौन देता है, मुख्यमंत्री सलाह देता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको सलाह देता है। आगे है कि जब विधानसभा का विघटन करने की सलाह कौन देता है, तब भी मुख्यमंत्री देता है। सरकार की नीतियों की जब घोषणा करता है तो वो भी कौन करता है, सरकार की नीतियों की घोषणा भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं आज जो है हमारा जो टॉपिक था वो था मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे, कार्यकाल कितना है, इसका वेतन कितना। तो ये वेतन मंत्रियों के बराबर इसको वेतन मिलता है मुख्यमंत्री को, कोई अलग से एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया जाता है। और अगली बात जो है यदि हम अगली चीज़ देखते हैं तो उसकी जो आती है शक्तियाँ, और शक्तियों को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, अलग अलग क्लियर किया, स्पष्ट किया है, आपको पढ़ना है बस स्टूडेंट। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि पिछले 2-3 दिन से मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब कंटिन्यू आपकी वीडियो आएंगी, जब तक मैं स्वस्थ रहूँगी जब तक आपकी वीडियो डालती रहूँगी। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मालूम चले कि ये किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, उसमें मेरी क्या क्या कमियां हैं। धन्यवाद।